क्या अब वक्त आ गया है कि विपक्ष राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चेहरे के तौर पर पेश करे? इस बात की बहस किसी और ने नहीं बल्कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने छेड़ दी है। शरद पवार ने क्या कहा है दोस्तों, कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा। मगर मुद्दों के प्रति राहुल गांधी कितना संवेदनशील हैं और मुद्दों को किस तरह से नजरअंदाज कर देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसकी मिसाल हमें पिछले 48 घंटों में मिली। भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता दोस्तों, पूरा देश झूम गया। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ एक वीडियो संदेश देकर भारत के क्रिकेट प्लेयर्स को बधाई दी, बल्कि जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की। न सिर्फ विराट बल्कि राहुल द्रविड़ जो कि टीम के कोच हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की है। यह मुद्दा मैंने आज से कई महीनों पहले उठाया था दोस्तों। आपको याद होगा जब हमारी महिला पहलवान जो है जब सड़क पर प्रदर्शन कर रही थी। ये वही महिला पहलवान है जब इन्होंने मेडल जीता था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा उन्हें अपने घर पर बुलाकर उन्हें सम्मानित किया था। मगर जब वो प्रदर्शन कर रही थीं, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन तक नहीं किया। उल्टा जिस सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ वो प्रदर्शन कर रही थी, उनके बेटे को टिकट दे दी गई कैसरगंज से। मुद्दों के प्रति प्रधानमंत्री इतने संवेदनशील हैं। और बात यहां नहीं रुकती है। नीट के अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पेपर लीक हुआ है, उनका भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा है। याद कीजिएगा, राहुल गांधी ने बाकायदा उन्हें अपने घर पर बुलाकर उनसे बातचीत की थी, लगातार बातचीत की थी। बड़ा प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे क्रिकेटर्स से बात कर सकते हैं, उनसे फोन पर बात कर सकते हैं, उन्हें वीडियो संदेश जारी कर सकते हैं। क्या प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य नहीं बनता कि वो पेपर लीक को लेकर एक संदेश दें, एक वीडियो संदेश दें? और सबसे बड़ी बात, जब वो राहुल द्रविड़, विराट कोहली और रोहित शर्मा से फोन पर बात कर सकते हैं, तो उन्हें किसने रोका है हमारे नीट के अभ्यर्थियों से फोन पर बात करने को लेकर? यह सवाल तो उठेगा ना। यह सवाल कांग्रेस भी उठा रही है। पार्टी के नेता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर। इंडिया की शानदार जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों से फोन पर बात की। ठीक भी है, देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरे देश की तरफ से बधाई संदेश देना तो बनता है। बस ऐसे ही एक बार फोन उठाकर नीट धांधली से प्रभावित 24 लाख में से कुछ छात्रों से, लद्दाख में चीनी अतिक्रमण से आक्रोशित कुछ लोगों से और 1 साल से हिंसा से जूझ रहे मणिपुर के कुछ लोगों से बात कर लेते तो अच्छा होता। वो भी तो अपने ही हैं। अगला नंबर मिलने में दिक्कत हो तो बताइएगा, हम भेज देंगे। कांग्रेस ने करारा प्रहार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। मगर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि शरद पवार ने राहुल गांधी के बारे में क्या कहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अभी 2 ही दिन पहले संजय राउत ने कहा कि भाई अगर 2024 के लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी को चेहरे के तौर पर पेश किया जाता तो इंडिया गठबंधन को और भी फायदा मिलता। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि शरद पवार ने क्या कहा है, क्योंकि संजय राउत ने जो बात कही, अगर उसके साथ इसे जोड़कर देखा जाए तो अब ऐसा लग रहा है कि विपक्ष अब मन बना रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी को चेहरे के तौर पर पेश किया जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष को चेहरे के तौर पर पेश करना चाहिए? क्योंकि इस वक्त राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष तो बन ही गए हैं लोकसभा में, यानी कि कई मोर्चों पर सीधी टक्कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि क्या कहा है शरद पवार ने आपकी स्क्रीन पर। शरद पवार कहते हैं, यह अच्छा हुआ राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने। राहुल गांधी को युवा पीढ़ी का प्रतिनिधि चुना गया है। राहुल गांधी के बारे में जो प्रचार किया गया वो मिथ्या साबित हुआ। अभी इस चुनाव के नतीजे के बाद उनको कोई अभी पप्पू नहीं बुलाएगा। उनके पास चुनाव में संख्या बल है। आपने गौर किया होगा दोस्तों, अब राहुल गांधी के विरोधी भी उन्हें पप्पू नहीं बुलाते। राहुल गांधी एक शब्द कहते हैं, मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों की लाइन लग जाती है, पूरी लाइन लग जाती है दोस्तों। राहुल गांधी
मौजूदा दौर में जो साइलेंट इमरजेंसी चल रही है उसके बारे में कहते हैं, तो रेल मंत्री कूद पड़ते हैं उनकी आलोचना करने के लिए। यह बात अलग है कि एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं, रेल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उस पर किस तरह से काबू पाया जाए, यह रेल मंत्री को नहीं पता। लोग फर्क भी देख रहे हैं राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का। आप देख सकते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जीत के बाद वीडियो संदेश जारी किया, तो इसमें देख सकते हैं कहीं पर भी खिलाड़ी नहीं दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, सिर्फ प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ उनका चेहरा दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिक्कत भी यही है, हर तरफ वही दिखाई देना चाहते हैं। जीत हमारी टीम को मिली, मगर प्रधानमंत्री ही दिखना चाहते हैं। मगर दूसरी तरफ राहुल गांधी ने 2 संदेश दिए और दोनों ही संदेश में राहुल गांधी नहीं दिखाई दे रहे। यानी कि राहुल गांधी आत्ममुग्ध नहीं हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री ने जो वीडियो संदेश जारी किया उसमें प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं, मगर राहुल गांधी के 2 वीडियो संदेश हैं। एक वीडियो संदेश में तस्वीर भारतीय टीम की है और दूसरे वीडियो संदेश में तस्वीर है विराट कोहली की। पहले संदेश में राहुल गांधी ने क्या कहा? कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया ऑन अ स्पेक्टेक्युलर वर्ल्ड कप विक्ट्री एंड अ फिनोमिनल परफॉर्मेंस थ्रू आउट द टूर्नामेंट। सूर्या, व्हाट अ ब्रिलियंट कैच। रोहित, this win is a testament to your leadership. Rahul, I know Team India will miss your guidance. The spectacular men in blue have made our country proud. आपने गौर किया होगा कि राहुल गांधी के संदेश में फर्क क्या दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने एक एक खिलाड़ी की बात की, वो सूर्या के कैच की बात कर रहे हैं, रोहित की कप्तानी की बात कर रहे हैं, राहुल द्रविड़ की कोचगिरी की बात कर रहे हैं। और बात यहां नहीं रुकती, उन्होंने विराट कोहली की भी बात की। विराट कोहली, जैसे कि आप जानते हैं कि रोहित शर्मा की तरह उन्होंने भी T20 से संन्यास ले लिया है। और यहां पर राहुल क्या कह रहे हैं? Congratulations विराट ऑन एन आउटस्टैंडिंग T20 करियर, यू ट्रूली आर साइनिंग ऑफ इन ग्रैंड स्टाइल। उन्होंने कहा कि आप संन्यास ले रहे हैं, मगर संन्यास लेने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का संदेश, चैंपियंस, our team brings the T20 World Cup home in style. We are proud of the Indian cricket team. This match was historic. मगर दिक्कत यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री हमारे पहलवानों से नहीं मिलते जब हमारी महिला पहलवानों को सड़क पर घसीटा जाता है। प्रधानमंत्री नीट के अभ्यर्थियों से बात तक नहीं करते हैं, उनसे भी नहीं मिलते हैं। प्रधानमंत्री ऐसा कर सकते हैं, मगर वो कर नहीं रहे। और यह फर्क राहुल और नरेंद्र मोदी का दिखाई दे रहा है। इसीलिए अब आवाज बुलंद हो रही है कि क्या राहुल को चेहरे के तौर पर पेश किया जाना चाहिए। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, राहुल गांधी को विपक्ष के चेहरे के तौर पर पेश करने को लेकर कई चुनौतियां भी हैं और उनका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। प्रचार तंत्र, मीडिया किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ झुका हुआ है, उसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। भारत वर्ल्ड कप जीतता है और आप देख सकते हैं अंबानी के न्यूज चैनल का यह गुल्लू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसका श्रेय दे रहा है। याद कीजिएगा दोस्तों, इससे पहले जब वर्ल्ड कप हुआ था तब पापा की परी ने बाकायदा शो किया था कि वर्ल्ड कप जीतने के गुर सिखाएंगे मोदी। बात वहां नहीं रुकी, ओलंपिक मेडल किस तरह से जीता जाए और वो भी नीरज चोपड़ा को क्या सबक देंगे प्रधानमंत्री, इसको लेकर भी शो हुआ था। पापा की इस परी ने तो बाकायदा शो कर दिया था, इंडिया के पापा। इसीलिए मैं इन लोगों को पापा की परियां कहता हूं। अब आप समझे, इसीलिए मैं इन लोगों के पापा के छोटे छोटे गुल्लू और कालू कहता हूं। तो सबसे बड़ी चुनौती तो राहुल गांधी के सामने यह है कि पूरा का पूरा प्रचार तंत्र उनके खिलाफ है। और बात वहां नहीं रुकती है। राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होने वाली है कि जब जब चुनाव होंगे तब तब पूरा प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा। सही सुना आपने। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, प्रिंट में यह खबर छपी है जो बहुत ही शॉकिंग है दोस्तों, और यह बतला रहा है कि राहुल गांधी की कितनी कठिन चुनौती है, यह कहा जाए विपक्ष की कितनी कठिन चुनौती है। और वो चुनौती क्या है मैं आपको बताता हूं। खबर क्या है? लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम एमएलएज, मिनिस्टर्स एंड डीएम्स लेड टू सेटबैक इन लोकसभा पोल्स इन यूपी, फाइंड्स बीजेपी टास्क फोर्स। ये खबर क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों, अपने आप में बहुत शॉकिंग है और कल्पना से भी विचित्र है।
भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आत्ममंथन किया कि उसे उत्तर प्रदेश में हार का सामना क्यों करना पड़ा। और आप जानते हैं हार के क्या कारण सामने उभर कर आए हैं भाजपा की अपनी आंतरिक रिपोर्ट में। भाजपा की आंतरिक रिपोर्ट यह कहती है कि कई भारतीय जनता पार्टी विधायकों, मंत्रियों और सुनिए, जिला अधिकारियों ने भाजपा को समर्थन नहीं दिया। फिर से सुनिए, कई डीएम्स ने, कई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने, कई जिला अधिकारियों ने भाजपा को समर्थन नहीं दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह तो कल्पना से भी विचित्र है। डीएम का या जिला अधिकारी का किरदार क्या होना चाहिए चुनाव के दौरान? निष्पक्षता का, यानी कि किसी का भी साथ ना दे। मगर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि यह उसका जन्म सिद्ध अधिकार है कि जब भी चुनाव हो जिला अधिकारी और डीएम्स जो हैं भाजपा का समर्थन करें। यह इनकी आंतरिक रिपोर्ट में सामने उभर कर आया है। भाजपा को लगता है कि डीएम्स को उसका समर्थन देना चाहिए। सीधा सा सवाल, क्या एक लोकतंत्र में इस बात को मंजूर किया जा सकता है? कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। भाजपा को लगता है कि भैया हम चुनाव इसलिए हार गए क्योंकि डीएम्स ने हमारा साथ नहीं दिया। डीएम का कर्तव्य होता है निष्पक्ष होना, यानी कि जहां जहां भाजपा जीती है वो इसलिए जीती है क्योंकि प्रशासन ने उसका साथ दिया, डीएम्स ने उनका साथ दिया है। और जहां जहां साथ नहीं मिला वहां पर या तो हार गए या बहुत मुश्किल से जीते हैं। और यह सिर्फ आंतरिक रिपोर्ट नहीं है। जैसे ही चुनावी नतीजे आए थे, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कई जिला अधिकारियों का तबादला कर दिया। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, चुनावों के तुरंत बाद करीब 12 जिला अधिकारियों, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स का ट्रांसफर हुआ है। और कौन कौन से जिला अधिकारी? सीतापुर के जिला अधिकारी, बांदा के जिला अधिकारी, बस्ती के जिला अधिकारी, श्रावस्ती, कौशांबी, संभल, सहारनपुर, मुरादाबाद, हाथरस, कासगंज, चित्रकूट, औरैया, इन तमाम जगहों के जिला अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया गया है ना अजीब बात दोस्तों? भाजपा को यह सोचते हुए शर्म भी नहीं आती है। सबसे बड़ी बात, मीडिया इन मुद्दों को उठाता भी नहीं है। भाजपा को लगता है कि उसका जन्मसिद्ध अधिकार है कि प्रशासन उसका साथ दे। आप सब जानते हैं चुनाव के दौरान किस तरह से चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में झुका हुआ था। पक्षपात की ढेरों मिसालें सामने उभर कर आईं और उसका जिक्र मैंने अपने कार्यक्रमों में किया था। राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह भी होने वाली है। मगर राहुल गांधी के पक्ष में उत्तर प्रदेश में क्या बात जाते दिख रही है, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, चुनावों के तुरंत बाद सीएसडीएस का सर्वे सामने उभर कर आया था। और सीएसडीएस का जो यह सर्वे था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इस सर्वे में बात पता चल रही थी कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर जनता का विश्वास, ध्यान से सुनिएगा, जनता का विश्वास राहुल गांधी में ज्यादा है बजाय कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी कि उत्तर प्रदेश जहां गठबंधन को 43 सीटें मिली, वहां पर राहुल गांधी ज्यादा लोकप्रिय हैं प्रधानमंत्री की तुलना में। और इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। याद कीजिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री बमुश्किल 1.5 लाख वोटों से जीते। और मैं नहीं भूला हूं, भाजपा के एक कार्यकर्ता ने इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री तो हार जाते, ये तो लाइट चली गई थी और फिर कुछ रहस्यमय चीजें हुई जिसके चलते प्रधानमंत्री जीत गए। और फिर याद कीजिएगा राहुल गांधी ने क्या कहा था कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा को बनारस में उतार दिया जाता मैदान में तो प्रधानमंत्री चुनाव हार ही जाते। मैं ये तो नहीं कहता कि आखिरी मौके पर अगर प्रियंका गांधी वाड्रा को उतारा जाता तो प्रधानमंत्री हार जाते। हां, अगर जनवरी से, इस साल जनवरी से प्रियंका गांधी वाड्रा को चेहरे के तौर पर बनारस में उतारा जाता तो यकीनन प्रधानमंत्री जबरदस्त मुश्किल में होते। हारते या जीतते इसकी भविष्यवाणी तो मैं नहीं करता, मगर हां मुश्किल में होते। यानी कि यूपी के अंदर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता लगातार गिर रही है, बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री बनारस से सांसद हैं, बावजूद इसके कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मीडिया का सारा फोकस, प्रचार तंत्र का सारा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर था और लगातार उनका महिमा मंडन किया जा रहा था। और फिर भी फैजाबाद में
अयोध्या में भाजपा को हार का सामना करना पड़ता है। यह राहुल गांधी के लिए एक आशावादी खबर है। अगर राहुल गांधी वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देना चाहते हैं और अगर उन्हें चेहरे के तौर पर पेश किया जाना है, तो राहुल गांधी को अपने आप को अ लीडर विद अ डिफरेंस, एक नेता जिसमें कुछ अलग बात है, उसके तौर पर साबित करना पड़ेगा। राहुल गांधी वही पुरानी राजनीति, वही पुराने ढर्रे की राजनीति पर नहीं चल सकते। जब से चुनावी नतीजे आए हैं, मुसलमानों के मॉब लिंचिंग की ढेरों मिसाल सामने उभर कर आई, ढेरों मिसाल। राहुल गांधी उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। राहुल गांधी अगर नेता के तौर पर सामने उभर कर आते हैं, विकल्प के तौर पर सामने उभर कर आते हैं, तो यह बहुत जरूरी हो जाता है कि राहुल गांधी खुद को अ नेता विद अ डिफरेंस साबित करें, अ लीडर विद अ डिफरेंस साबित करें। वो अहम मुद्दों पर चुप नहीं रह सकते। मसलन अगर मुसलमानों पर निशाना साधा जा रहा है, अगर मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो राहुल गांधी को बोलना पड़ेगा। केजरीवाल के मुद्दे पर राहुल गांधी चुप्पी नहीं साध सकते। जब हेमंत सोरेन रिहा हुए थे, तब राहुल गांधी ने बाकायदा बयान जारी किया। उन्होंने कहा था कि जो संविधान की रक्षा करता है, सत्य उसकी रक्षा करता है। मगर शॉकिंग यह है कि राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल पर खामोश हैं। अब तक उनके बारे में कुछ नहीं कहा। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली और पंजाब में, इन दोनों जगह की विधानसभाओं में उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के साथ है। यानी कि बात स्पष्ट है। बात यहां स्पष्ट हो जाती है कि राहुल गांधी आंशिक तौर पर मुद्दे नहीं उठा सकते। उन्हें विरोध की आवाज बनना पड़ेगा, उन्हें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। और जब तक वो ऐसा नहीं करेंगे, तब तक वो कारगर विपक्ष की आवाज नहीं बन सकते। हालांकि मेरा मानना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी को चेहरे के तौर पर पेश किया जाएगा, तो उसका विरोध इंडिया गठबंधन के अंदर भी हो सकता है। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी उसका विरोध करेंगे। मुझे यह भी लगता है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इसका विरोध होगा। मगर हां, इसकी शुरुआत, यानी राहुल गांधी को चेहरे के तौर पर पेश करने की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। यानी कि ईडी के प्रमुख का चुनाव, सीबीआई के प्रमुख का चुनाव, चुनाव आयुक्तों का चुनाव, इन तमाम पैनल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी बैठे होंगे। और हां, करीब 10 सालों बाद विपक्ष को मिल रहा है नेता प्रतिपक्ष। 10 सालों से कांग्रेस के पास बमुश्किल 50 सीटें थी। अब कांग्रेस के पास 99 सीटें हैं। लिहाजा अब कांग्रेस जो है वो नेता प्रतिपक्ष के लिए क्वालिफाई कर रहा है। सुषमा स्वराज के बाद पहली बार देश को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष मिल रहा है राहुल गांधी के तौर पर, जो मुद्दों पर लगातार घेरेंगे। उनके सामने चुनौती एक और है, ओम बिरला। वो ओम बिरला जो लगातार विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। याद कीजिएगा, जब शशि थरूर ने जय संविधान का नारा लगाया था दोस्तों, तब याद है आपको क्या हुआ था? तब इसका विरोध, एक तरह से विरोध किया था कि यह नारा लगाने की क्या जरूरत है। और उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा के साथ भी उन्होंने बदतमीजी की थी। नतीजा यह है कि दीपेंद्र हुड्डा मैदान में उतर गए हैं जय संविधान का नारा लगाते हुए। हरियाणा में इस तरह की रैलीज हो रही हैं और ओम बिरला की एक भूल भाजपा के लिए मुश्किल साबित हो रही है। दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा की गली गली में घूम रहे हैं, हाथ में संविधान की कॉपी लेकर, कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा। वो संविधान जो देश के दलितों, पिछड़ों और वंचितों को न्याय दिलाता है। यानी कि एक ओम बिरला संविधान के नारे पर आपत्ति जाहिर करते हैं और दीपेंद्र हुड्डा के साथ बदतमीजी से बात करते हैं, तो दीपेंद्र हुड्डा मैदान में उतर जाते हैं। यह है वो नई कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में। यह है वो नई कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में, उनके डायरेक्शंस में। और यह फर्क कांग्रेस में दिखाई दे रहा है। अगर कांग्रेस इस तरह का आत्मविश्वास पैदा करती है, इस तरह से अग्रेशन, इस तरह की राजनीति दिखाती है, तो यकीनन विपक्ष का विश्वास राहुल गांधी में और ज्यादा बढ़ेगा। और यह तो अभी ट्रेलर है दोस्तों, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है।
अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।